जय हिंद दोस्तों आप सबों का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नवीन अकाडमी BSEB में। तो आज फ्रेंड्स हम लोग करेंगे भूगोल के कुछ प्रश्न को करेंगे, जो कि यह प्रश्न आपके महामैराथन क्लास के अंतर्गत आ रहे हैं। तो लगभग हम लोग 1 to 50 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वह एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक जो भी भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बड़ी ही शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा YouTube चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध है। मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन कराता है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रियाएं से उत्पन्न सांसक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। ये मानव भूगोल का परिभाषा था। आप लोग बड़ी ही शिद्दत के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जो भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बड़ी ही ईमानदारी के साथ आपके 2023 के एग्ज़ाम क्रैक हो जाएंगे। देखिए भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन होता है। इन विशेषताओं का अध्ययन विशेष रूप से क्रमशः समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और जनांकीकी में किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल इन विषयों से संबंधित है। चलिए देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच। इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमताओं के विकास से लोगों के विकल्पों में वृद्धि होती है, जिससे मानव का विकास होता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। आगे देखिए, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान, जिसको हम लोग शिक्षा बोलते हैं, ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। संसाधनों तक पहुंच क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। तो ये आपके कौन सा क्वेश्चन थे? आपके क्वेश्चन थे मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ या घटक निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला नंबर समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। देखिए भाई, समता का अर्थ है कि लोगों को लिंग, प्रजाति, आय इत्यादि के भेदभाव के विचार के बिना उपलब्ध अवसरों तक पहुंच समान होना चाहिए। ये समता के अर्थ हैं। चलिए
दूसरा नंबर चलते हैं सतत पोषणीयता में। आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। देखिए सतत पोषणीयता में हम लोग चलते हैं। सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता पर, जिससे प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। अर्थात जो अवसर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं वह पीढ़ी जो है समान अवसर मिलते हैं, जिसमें वह पोषणीयता के अंतर्गत आते हैं। अगला है उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ है लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके मानव श्रम उत्पादक में वृद्धि करना। ठीक है। अगला आपका चौथा नंबर है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, यानी आपको अपने लिए जो भी विकल्प चुनने चाहिए उस विकल्प को चुनने के लिए आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो, अर्थात शक्ति प्राप्त हो कि ये विकल्प यह जो है सशक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर में। देखिए भाई 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है मानव विकास के संबंध में कल्याण उपागम क्या है। मानव विकास के कल्याण उपागम के अनुसार मानव सभी विकासात्मक गतिविधियों का लक्ष्य है। कल्याण उपागम मानव विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं पर उच्च सरकारी व्यय का समर्थन करता है। ये मानव विकास के संबंध में कल्याण उपागम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नंबर 6 में सुएज नहर। क्या है भाई? सुएज नहर के महत्व का वर्णन करें। सुएज नहर मिस्र में, उत्तर में पोर्ट साइद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर मध्य में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण सन 1869 ईस्वी में यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करने के लिए किया गया था। यह नहर 160 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी, चलिए आगे देखते हैं, 11 से 15 मीटर गहरी, जिससे प्रतिदिन 100 जलायान आवागमन करते हैं। इसको पार करने में लगभग 10 से 12 घंटा, सुएज नहर को पार करने में कितना 10 से 12 घंटा का समय लगता है। इसके बनने से पहले यूरोप और एशिया के बीच कच्चा माल तथा तैयार माल का यातायात उत्तमासा अंतरीप होकर होता था। यह पूरे अफ्रीका से घूमकर जाता था, जिससे समय और खर्च अधिक लगता था। सुएज नहर मार्ग ने समय और खर्च को काफ़ी कम कर दिया है। तो ये सुएज नहर के आपके क्या थे, महत्व थे। आप लोग स्क्रीनशॉट के साथ साथ बुक में भी नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े। तो चलिए भाई 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार के लाभ को बताएं। देखिए उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार को उपग्रह संचार कहते हैं। संसार में अंतरिक्ष युग का प्रारंभ रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957, रूस के द्वारा कब? 4 अक्टूबर 1957 को कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक को छोड़े जाने के साथ हुआ था। ठीक है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए और अंतरिक्ष में उपग्रहों की स्थापना से तत्काल संसार के कोने कोने से संचार संपर्क बनने में सफलता मिले। उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी के क्षेत्र में नवीन युग का आरंभ किया। भारत ने भी, चलिए देखते हैं आगे, भारत ने भी अंतरिक्ष में
संचार और संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए आर्यभट्ट, भास्कर 1 और 2, रोहिणी, एप्पल, एनसेंट A1, A, B और C इत्यादि उपग्रह स्थापित किए हैं। इन्हीं के सहारे आज गांव-गांव में टेलीफोन लग गए हैं और मोबाइल सेवा उपलब्ध है। इन उपग्रहों ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन और रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया है। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है। आज दूरदर्शन के माध्यम से घर बैठे सारी दुनिया का समाचार प्राप्त करना, विभिन्न ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम देखना तथा मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। उपग्रह संचार के महत्वपूर्ण लाभ हैं टेलीफोन और मोबाइल सेवा, दूरदर्शन सेवा और इंटरनेट सेवा। ये आपके जो है किसके हैं भाई वरदान? उपग्रह संचार के महत्वपूर्ण लाभ या वरदान जो भी बोले आपके क्या क्या है? टेलीफोन और मोबाइल सेवा, दूरदर्शन सेवा और इंटरनेट सेवा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 8वां नंबर। स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। स्थानांतरी कृषि आदिम जाति के लोगों द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, विशेषकर अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी, यहाँ पे पूर्वी होगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जाती है। वनों को काटना, जलाना तथा खेत को कुछ समय पश्चात बदलना इसकी विशेषताएं हैं। इससे वन क्षेत्र कम होता जाता है और पुरानी ढंग से खेती करने के कारण उपज भी कम होती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ अब इसके स्थान पर अस्थायी कृषि की जाने लगी है, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न तथा अन्य फसलें पैदा की जाती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग जो भी भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया ईमानदारी के साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। तो इसी के साथ चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन में। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। सामूहिक कृषि का वर्णन करें। सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते हैं और सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है एवं उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां इसको कोल खहोज का नाम दिया गया था। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? कहाँ पे भाई? पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। और सामूहिक कृषि को जो है हम लोग कौन सा नाम से, हम लोग जो है कोल खहोज के नाम से भी जानते हैं। यह चीज़ को आप लोग नोट रखिएगा, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं 10 नंबर। तो भाइयों आज हम लोग 1 to 50 क्वेश्चन को करेंगे। बड़ी ही शिद्दत के साथ हो रही है आप लोगों का महा मैराथन क्लास। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप लोग बने रहिए नवीन सर के साथ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? बाजारी कृषि यानी बाजारी सब्जी जो है, बाजारी सब्जी कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली सब्जियों के अतिरिक्त फल और फूल की खेती होती है।
इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी लगती है तथा इन्हें खराब होने से बचाने के लिए शीघ्र बाजार में पहुंचाया जाता है। इसकी मांग नगरीय केंद्रों में अधिक है जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। ऊंची आय वाले उपभोक्ता कहाँ रहते हैं भाई? नगरियों में, नगरी में रहते हैं, नगर में रहते हैं। ठीक है, ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं नगरों में। इन्हें शीघ्र पहुंचाने के लिए इनकी खेती नगर क्षेत्रों के समीप की जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ये भी 2023 के एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कोको के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए भाई, कोको एक कृषि उत्पाद है। क्या है? कोको कृषि उत्पाद है जिससे चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक को हम लोग बोलते हैं कोका कोला, है ना, कोका कोला इत्यादि बनाया जाता है। इसका उत्पादन पश्चिम अफ्रीका विशेषकर घना में होता है। किसका उत्पादन भाई? किसका उत्पादन? कोको का उत्पादन कहाँ होता है? विशेषकर घना में होता है। याद रखिएगा, फ्रांस वासियों ने इसकी पौधा यहाँ लगाई थी। किसकी पौधा भाई? कोको की पौधा किसने लगाई थी? फ्रांस वासियों ने। ठीक है, कहाँ लगाई थी? घना में लगाई थी। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। इसकी खेती रोपण कृषि के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। किसकी खेती भाई? कोको की खेती कहाँ पे होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। कौन से कृषि के अंतर्गत? तो भैया हम लोग बोलेंगे कोको जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं? जब किसानों का एक समूह अपनी स्वेच्छा से कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए सहकारी संस्था का गठन करता है और मिलजुल कर आपसी सहयोग से खेती करता है, तो इस प्रकार की खेती को सहकारी कृषि कहा जाता है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है आपके बार बार एग्जाम में आते हैं, इसीलिए जो है आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी दे रहा हूं, ताकि आपको मैं क्वेश्चन बता दूं पर आपको आंसर खोजने में समय लग जाए, ऐसा ना हो। इसी कारण आप लोग क्वेश्चन को भी देखिए और आंसर को भी देखिए। हो सके तो आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन में। 13वां नंबर क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण दे। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे में देखिए भाई, लोहा इस्पात, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग इत्यादि में प्रयोग में लाया जाता है। इन उद्योगों को चलाने वाली मशीनें भी लोहा इस्पात से ही बनता है। जो आपके आधारभूत उद्योग हैं, इसको भी चलाने वाले किससे बनते हैं? मशीनें लोहा इस्पात से ही बनते हैं। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन 14 नंबर का आता है, जल परिवहन के क्या लाभ हैं? जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सागर महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके रख रखाव पर बहुत कम खर्च पड़ता है। केवल दोनों छोर पर पतन बनानी और उनके रख रखाव की आवश्यकता होती है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत कम होती है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है, अतः लंबी दूरी तक भरी माल को ढोने में यह बहुत लाभदायक होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। तो रोपण कृषि के 4 फसल निम्नलिखित हैं। भैया बड़ी ही शिद्दत के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। यह
चैनल के माध्यम से आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो खास करके इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर, रोपण कृषि के 4 फसलों के नाम लिखे। तो रोपण कृषि के 4 फसल निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है चाय, दूसरा नंबर है कॉफी, तीसरा नंबर है कोको और चौथा नंबर है रबर। ये सभी के सभी आपके कौन से कृषि हैं? रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को भी बोलिएगा एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 16वां नंबर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, 16वां नंबर क्वेश्चन है चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें। इसका आंसर देखिए दिया गया है, चिकित्सा के लिए किया जाने वाला पर्यटन चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। इस प्रकार चिकित्सा सेवा ही चिकित्सा पर्यटन है। विश्व में इस प्रकार के पर्यटन के क्षेत्रों में उभरते हुए देशों में भारत का स्थान प्रथम है। यहाँ चिकित्सा उपचार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध हो गया है। भारत के अतिरिक्त थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि अन्य देशों में इस उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है। कौन सा उद्योग का? चिकित्सा पर्यटन उद्योग का। ठीक है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है? कहाँ कहाँ हो रहा है भाई? थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, बताइए कहाँ कहाँ हो रहा है? थाईलैंड है ना, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में इसका विकास हो रहा है। किसका विकास? चिकित्सा पर्यटन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं? फुटकर व्यापार जिसको हम लोग कहते हैं खुदरा व्यापार। फुटकर व्यापार का दूसरा नाम हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको खुदरा व्यापार कह सकते हैं। फुटकर व्यापार सेवा वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वारा से द्वार यानी द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाषा, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। तो फुटकर व्यापार से क्या समझते हैं आप लोग समझ गए? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खनिज आधारित उद्योग से क्या समझते हैं? खनिज आधारित उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसमें कच्चा माल के रूप में खनिजों का इस्तेमाल होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि। लोहा इस्पात उद्योग में लोहा अयस्क यानी लौह अयस्क, कोयला, मैगजीन, चूना पत्थर इत्यादि का प्रयोग होता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। तो जो भी भाई बहन अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए बड़ी ही शिद्दत के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई फालतू बातें नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसी की यहाँ पे कुछ डिस्कशन होती है। ये तो हमारे छोटे सा चैनल है, तो छोटे चैनल को आप लोग ही बड़ा बना सकते हैं, आप लोग ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचांक को विकसित करने वाले चरों के नाम लिखिए। तो मानव विकास सूचांक को विकसित करने वाले चरों में राष्ट्रीय आय, पूंजी निर्माण दर, लोगों के आर्थिक कल्याण और रहन सहन का स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सशक्तिकरण इत्यादि मुख्य हैं। ये आपके मानव विकास के सूचांक को विकसित करने वाले चरों के नाम हैं। चरों के नाम क्या क्या है भाई? क्या क्या है? चलिए फटाफट बताइए क्या क्या है। लोगों के आर्थिक कल्याण,
और रहन सहन का स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सशक्तिकरण, ये सब जो है आपके मानव विकास को सूचांक करने वाले चर के नाम हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति का वर्णन कीजिए। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम और नाभिकीय ऊर्जा से अधिक लाभप्रद और प्रभावी है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत कौन सा देश है? उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है, जहां सूर्य का प्रकाश तीव्र रहता है। अतः भारत में सौर ऊर्जा के विकास असीम संभावनाएं। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। गुजरात में भुज के निकट इसका सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है। कहाँ पे भाई? कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। किसके निकट? किसके निकट? भुज के निकट इसका जो है सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है। राजस्थान में इसके विकास की संभावना है। भारत में घरेलू उपयोग के लिए इसका प्रयोग हो रहा है और लद्दाख और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी यह विकसित हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में पवन ऊर्जा के विकास का एक संक्षिप्त विवरण करें। प्रभावित पवन से उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। देखिए कितना आसान है। प्रभावित पवन से उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। यह प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असामप्य स्रोत है। भारत में लगभग 23,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है। देश में लगभग 90 स्थानों की पहचान पवन ऊर्जा केंद्र के रूप में की गई है। ये राजस्थान, यानी ये स्थान राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में स्थित हैं। गुजरात के कच्छ में लंबा का पवन, यानी गुजरात के कच्छ में लंबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को लिखे। भारत में पवन ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। अस्थायी वायु प्रणालियों और मानसून पवन ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भारत के तटीय भागों में पवन तेज गति से चलता है, अतः इसके पास एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 250 वायु चालित टारबाइनें स्थापित की जानी है, जो 12 अनुकूल राष्ट्रीय क्षेत्रों में लगाई जाएगी। इससे भारत 3000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकेगा। खनिज तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए पवन ऊर्जा को विकसित किया जा रहा है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। देखिए आपका अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है? परमाणु के विखंडन द्वारा परमाणु ऊर्जा पैदा की जाती है। किसके विखंडन द्वारा? तो भाई परमाणु के विखंडन द्वारा परमाणु ऊर्जा पैदा की जाती है। इसे नाभिकीय ऊर्जा भी कहा जाता है। किसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है भाई? परमाणु ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा भी कहा जाता है, जो परमाणु के नाभिक में परिवर्तन लाकर प्राप्त किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज
यूरेनियम, थोरियम, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट इत्यादि। ये आपके जो है परमाणु ऊर्जा जो पैदा होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और ग्रेफाइट इत्यादि हैं ये खनिज भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इन पर आधारित कई परमाणु ऊर्जा केंद्र देश में स्थापित किए गए हैं, जिनमें तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, ठीक है, कलपक्कम, ठीक है, ये तमिलनाडु में है, कलपक्कम ये कहाँ है, तमिलनाडु में, नरोड़ा ये उत्तर प्रदेश में, केगा कर्नाटक में, और ककरापारा ये गुजरात में, ठीक है, मुख्य है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के साथ हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जल विद्युत शक्ति का विकास उत्तर भारत में अधिक क्यों हुआ? कोई 3 कारण लिखिए। तो भारत में जल विद्युत शक्ति का अधिक विकास हुआ, इसके 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो चलिए हम लोग तीनों कारण को पढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर है उत्तर भारत की नदियां सदाबहानी है, जो सालों भर गहरी और सांकरी घाटियों से होकर गुजरती है। दूसरा है इन पर बांध बनाना और विद्युत का उत्पादन करना आसान है। और तीसरा है आपका भारत, उत्तर भारत में अधिक जनसंख्या के कारण घरेलू कृषि और औद्योगिक तथा नगरीय क्षेत्रों में बिजली की मांग अधिक है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो चलिए भाई अगला बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25वां नंबर क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखिए। देखिए इसका आंसर क्या है। भारत के महानगरों के बीच समय और दूरी को कम करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परम राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इसमें 6 गलियों वाले राजमार्ग द्वारा कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, मुंबई और दिल्ली को जोड़ा गया है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा तथा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम गलियारा इसी परियोजना का अंग है। तो भाई ये क्वेश्चन आपके इंटर परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी दे रहा हूँ, तो आपको आंसर कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो भी भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, बड़ी ही ईमानदारी के साथ हम लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है? चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है? ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है। चीनी उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? गन्ना है। गन्ना एक हार भरास वाली फसल है। खेतों में काटकर एकत्रित करने से लेकर ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा, किसकी मात्रा? सुक्रोज की मात्रा सूखती रहती है। गन्ने के खेत से काटने के 24 घंटों के अंदर ही पेड़ा जाए तो अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। इस कारण गन्ने का भंडारण लंबे समय तक नहीं हो सकता है। गन्ना एक मौसमी फसल है जिसे निश्चित अवधि में ही काटा जाता है, अतः गन्ना की पेराई की अवधि निश्चित होती है और चीनी मिलें कुछ ही महीनों तक चलती है। इस कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन है बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन सिटी है क्यों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को पढ़ते हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकॉन घाटी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जिसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार भारत में बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी या उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है जहां देश का सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर पार्क स्थित है। यहाँ की देसी कंपनियों को अपनी गुणवत्ता के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। इसी कारण बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी तथा सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। ठीक है, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी तथा सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। नोट रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दें। तो जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला देखिए क्या है। पहला है भाई, घरों से निकले कचरा को नदी तालाब तथा झरना भी बोल सकते हैं इत्यादि में नहीं फेंकना चाहिए। अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर 2 है, कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थ एवं मल जल को बिना शोध किए नदियों, झीलों या तालाबों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट है, नगर पालिकाओं को सीवर शोधन संयंत्रों की व्यवस्था करनी चाहिए। और चौथा देखिए दोस्तों, चौथा नंबर आपका पॉइंट है, जल प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित उपयोगी और कारगर कानून बनाना चाहिए और उसे सख्ती से लागू करना चाहिए। ये आपके जल प्रदूषण के रोकथाम के नियम थे, अर्थात महत्वपूर्ण सुझाव थे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। स्मॉग क्या होता है। वायुमंडल में धुआं और कुआसा के मिलने से धुआंसा का निर्माण होता है जिसे अंग्रेजी में स्मॉग अर्थात स्मॉग प्लस फॉग यानी 2 शब्दों के मेल से बना है स्मॉग, है ना। स्मॉग प्लस फॉग को कहते हैं। जाड़े के दिनों में वायुमंडल की निचली तल में कुआसा छाया रहता है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुआं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप स्मॉग का निर्माण होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही घातक है। कौन भाई? स्मॉग मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है? मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही घातक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर में क्या कहता है। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए इसका आंसर दिया गया है। वायु प्रदूषण से फेफड़ों, हृदय, स्नायु तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र के रोग होते हैं और वायु प्रदूषण का सबसे अधिक खतरा बच्चों को होता है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है। इससे मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक हानियां भी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम 31 नंबर बढ़ते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है आप बस्ती, जिसको अधिवास हम लोग कहते हैं, आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे। बस्ती या अधिवास मनुष्य के आवासों के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं
जिसमें उनके रहने वाले भवनों तथा उनके आने जाने के लिए बनाए रास्तों एवं गलियों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसमें आखेटों और चरवाहों की अस्थायी डेरे, अस्थायी गांव, बड़ा नगर को सम्मिलित किया जाता है। मानव बस्तियां कुछ घरों वाले एक छोटे पूर्वे से लेकर बहुत से भवनों वाले नगर या मेगा पोलिस हो सकते हैं। आवास एक झोपड़ी, एक मकान, एक फ्लैट अथवा एक बड़ी हवेली हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों को वर्गीकृत करें। नगरीय बस्तियों को जनसंख्या के आकार के आधार पर शहर, नगर, महानगर तथा मेगा नगर बांटा जाता है। शहर उस अवधि को कहते हैं जिसकी जनसंख्या कम से कम 5,000, कितना हजार, कम से कम 5,000 से जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति, कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति हो और 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो तथा जहां नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित हो। नगर उस अधिवास को कहते हैं जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो। इसी प्रकार 10 लाख से 50 लाख के बीच की जनसंख्या वाले अधिवास को महानगर कहा जाता है और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवास को हम लोग क्या कहते हैं भाई, हम लोग कहते हैं मेगा नगर। ठीक है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या को मेगा नगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताएं। इसका आंसर है, मानव भूगोल में मनुष्य की सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। इन विशेषताओं की झलक बस्तियों की संरचना एवं कार्यों में स्पष्ट मिलती है। बस्तियों का वर्तमान स्वरूप एक लंबी अवधि के क्रमिक विकास का घोतक है। ठीक है, कृषि युग में ग्रामीण बस्तियों का प्रभुत्व था। औद्योगिक क्रांति ने छोटी बड़ी सभी प्रकार की नगरीय बस्तियों को जन्म दिया, अतः मानव भूगोल में बस्तियों का अध्ययन अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, आगे हम लोग ज्योग्राफी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं। बस्तियों को सामान्यतः उनके आकार तथा प्रकारों के आधार पर ग्रामीण तथा नगरीय अथवा गांवों तथा नगरों दो प्रकार में बांटते हैं, किंतु इन दोनों के बीच सीमा पर विश्व में मतैक्य नहीं है। जापान में 30,000, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500, कनाडा में 1000 और भारत में 5000। ठीक है, कहाँ पे कितना, जापान में 30,000, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 और कनाडा में 1000, भारत में 5000 से कम जनसंख्या वाले बस्ती ग्रामीण कहलाती है। ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक कार्यकलाप की प्रधानता रहती है, किंतु नगरीय बस्तियों में गैर प्राथमिक कार्यकलाप की
प्रधानता रहती है। पुनः ग्रामीण और नगरीय बस्तियां भी कई प्रकार की होती है। इसके वर्गीकरण के मुख्य आधार जनसंख्या, आकृति, स्थिति और प्रकार्य हैं। ठीक है, चलिए देखिए पॉइंट नंबर 1, जनसंख्या के आधार पर गांव, गांव से शहर, शहर से नगर, नगर से महानगर, महानगर से मेगालोपीलिस अर्थात मेगा नगर। ठीक है, ये जनसंख्या के आधार पर होता है। अब देखिए आकृति के आधार पर सहत बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती, रेखीय बस्ती, आयताकार बस्ती इत्यादि। तीसरा नंबर है कार्य के आधार पर प्राथमिक कार्य, प्रधान बस्ती जो कि गांव, प्रधान बस्ती जो कि गांव, प्रशासनिक, औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, परिवहन, धार्मिक, नगर। ठीक है, चौथा नंबर है स्थिति के आधार पर देखिए मैदानी, पर्वतीय, पठारी, नदी तटीय, नदी के संगम, सड़क, चौराहे इत्यादि पर स्थित बस्ती को हम लोग जो है स्थिति के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नगरीय बस्तियां किन रूपों में मिलती है। नगरीय बस्तियां विभिन्न आकृति की होती है, जैसे रेखीय, वर्गाकार, तारा के समान या अर्ध चापाकार। नगर की आकृति उसकी स्थिति से प्रभावित होती है। पहाड़ियों पर बसे नगर सीढ़ी नुमा होते हैं। किसी नदी के किनारे बसे नगर रेखीय होते हैं। ठीक है, समतल मैदानी क्षेत्र के नगर वर्गाकार। समतल मैदानी क्षेत्र के नगर कैसा होते हैं, समतल मैदानी क्षेत्र के जो है कैसा होते हैं, वर्गाकार होते हैं या आयताकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए तथा नदियों के संगम या समुद्र अंतर्द्वीप पर बसे त्रिभुजाकार। जहाँ पे नदियों का संगम होता है, समुद्र अंतर्द्वीप है, तो वहाँ पे त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे नदियों का संगम होता है अर्थात मिलन होता है। किसी नगर की आकृति एवं भवनों की शैली वहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। इस आधार पर नगर नियोजन एवं अनियोजित होता है, यानी नियोजित भी होता है और अनियोजित भी होता है। ठीक है, नियोजित नगर सम होती है। नियोजित नगर कैसा होती है, सम होती है। इनकी सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती है। किस पर काटती है, समकोण पर। चंडीगढ़ और जयपुर नियोजित नगर हैं। इसके विपरीत अनियोजित नगरों की आकृति विषम होती है। अनियोजित नगरों की आकृति कैसी होती है भाई, विषम होती है। कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है जिसको आप लोग नोट रखिएगा। ठीक है, तथा सड़कें, गलियां और मकान बेतरतीब होती है, ये विषम होती है। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रामीण अधिवासों की 5 विशेषताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण अधिवासों की 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1 में देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है, ग्रामीण अधिवास का आकार प्रायः छोटा होता है। ग्रामीण अधिवास का आकार कैसा होता है, प्रायः छोटा होता है। उतने ही लोगों की उस क्षेत्र में निवास कर सकते हैं जितने लोगों का पालन पोषण उस भूमि के संसाधनों और उत्पादन से संभव हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है, यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना। ये सभी जो है आपके प्राथमिक जो है क्या है, गतिविधियां हैं। पॉइंट नंबर 3, ग्रामीण अधिवास में जनसंख्या का घनत्व रहता है। पॉइंट नंबर 4, भूमि पर मकानों का घनत्व भी गांवों में कम रहता है। पॉइंट नंबर 5, ग्रामीण अधिवास में बिजली, शुद्ध पेयजल, पक्की सड़क, शिक्षा संस्थान
स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि की कमी रहती है। ये सब चीज़ों की कमी कहाँ पे रहती है भाई? ये सब चीज़ों का जो है कमी रहता है गांव में, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अधिवासों में। ठीक है, किसकी कमी रहती है? बिजली की कमी, शुद्ध पेयजल की कमी, पक्की सड़कें की कमी, शिक्षा संस्थान की कमी, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि चीज़ों की कमी रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए, गुच्छित एवं बिखारी बस्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, यानी गुच्छित और बिखरी बस्ती, बिखारी नहीं बोलेंगे हम लोग, बिखरी बस्ती बोलेंगे। ठीक है, देखिए गुच्छित और बिखरी बस्तियों के बीच अंतर हम लोग इसका आंसर देखेंगे। गुच्छित अथवा सहंत बस्तियां वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं तथा जहां रहने वाले समुदाय मिलकर रहता है तथा उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां नदी या घाटियों के उपज मैदानों में विकसित होती है। इसके विपरीत बिखरी, एकाकी या प्रकीर्ण बस्तियों में मकान दूर दूर प्रायः खेतों द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। जंगली क्षेत्रों में, पहाड़ी टीलों पर इस प्रकार की बस्तियां विकसित होती है। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। गैरीसन या छावनी नगर क्या होते हैं? उनका क्या प्रकार होता है? गैरीसन नगर को छावनी नगर भी कहा जाता है। इन सैनिक छावनियों में सैनिक टुकड़ियां रहती है तथा उनके शास्त्रों के भंडार होते हैं। भारत में अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि इसके उदाहरण हैं। देश की सुरक्षा की दृष्टि से इन नगरों का महत्व है। इनका कार्य सैनिक सामानों को रखना तथा सैनिक को उपयुक्त वातावरण में सैन्य कार्य के लिए चुस्त दुरुस्त बनाए रखना, ये छावनी नगर का कार्य होता है, या गैरीसन नगर भी हम लोग छावनी नगर को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखिए भाई आगे क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन, महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? देखिए 10 लाख से 50 लाख, कितना? 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाली नगरों को महानगर कहा जाता है। ये नगरीय संकुलों से भिन्न होते हैं। नगरीय संकुल में बहुसंख्य महानगर और मेगा नगर सम्मिलित होते हैं। नगरीय संकुल में एक नगर के साथ उसका बहिर्वर्ध अस्पृशी नगर अथवा संप्रसी प्रसार नगर होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे संप्रसी नगर है, जबकि महानगर में ऐसा संलग्न नगर का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीन। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 40 नंबर पे। जो भाई बहन अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बड़ी ही शिद्दत के साथ सब्सक्राइब कर लें, ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हो सके तो लाइक, एक कमेंट और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए? गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट देखिए, दीर्घकालीन ग्रीष्म ऋतु जिसमें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में था। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा है? कम से कम
150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या सिंचाई का प्रबंध हो। तीसरा नंबर है पर्याप्त धूप और पाले से रक्षा हो। चौथा नंबर है उपजाऊ दोमट या हल्की चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। और पांचवा नंबर है पर्याप्त सस्ते मजदूर हो। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। 41 नंबर क्वेश्चन भाई आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़ी ही शिद्दत के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस प्रकार की क्वेश्चन आप लोगों को कोई दूसरे चैनल पे नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर भी, क्योंकि ये 2023 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो भैया यहाँ ऋषि सेक्टर नहीं होगा, यहाँ पे कृषि सेक्टर होगा। क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका जो है ऋषि सेक्टर नहीं बल्कि क्या होगा, कृषि सेक्टर आप लोग कर लीजिएगा। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट करें। तो भैया भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का क्या है, आधार है। यही कारण है कि भारत की कामगार जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि में संलग्न है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषक और कृषि मजदूर हैं, जबकि केवल 4.2% श्रमिक घरेलू उद्योग में लगे हैं और 37.6% अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग का विवरण दीजिए। तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए 1986 ईस्वी में अंतः स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। इस प्राधिकरण के 3 अंतःस्थलीय जल मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। ये पॉइंट नंबर 1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में देखिए इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग भारत का सर्वप्रमुख जलमार्ग है। यह हल्दिया से फरक्का और पटना होते हुए इलाहाबाद तक जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 राष्ट्रीय जलमार्ग सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित इस जलमार्ग का प्रयोग भारत और बांग्लादेश साझेदारी में करते हैं। पॉइंट नंबर 3 राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कौन सा, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक 168 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत यह जलमार्ग पश्चिमी तट नहर चंपाकारा और उद्योग मंडल नहरों पर विकसित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। बड़ी ही शिद्दत के साथ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, क्योंकि आप लोगों को यहाँ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। 43 नंबर, भारत में एक्सप्रेस वे क्या है। भारत में दिल्ली से जबलपुर तथा मुंबई से पुणे तक 4 लेन लाइन वाली आधुनिक सड़कों को एक्सप्रेस वे कहा जाता है। इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को अतिरिक्त टोल टैक्स देना पड़ता है। इस सड़क पर किसी अन्य सड़क से कोई गाड़ी नहीं आ सकती है। तो ये भारत में एक्सप्रेस वे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम लिखे। भारत के 4 मध्यकालीन शहर के नाम निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 पहला है दिल्ली, पॉइंट नंबर 2 दूसरा में हैदराबाद, पॉइंट नंबर 3 तीसरा में लखनऊ, पॉइंट नंबर 4 चौथा में आगरा। ठीक है, ये भारत के 4 मध्यकालीन शहर हैं। कौन सा? मध्यकालीन शहर। नोट रखिएगा भारत के 4 मध्यकालीन शहर को। समझ गए ना कौन कौन है? दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, आगरा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मेट्रो रेलवे क्या है? मेट्रो रेल शहरी परिवहन की स्थानीय यातायात सेवा है जिसमें गाड़ियां काफी तीव्र चलती है और लोगों को अपनी गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचाती है। यह भूमिगत भी होती है और भूमि के ऊपर पल के सहारे यानी पुल के सहारे होगा, पुल के सहारे भी चलती है। यह प्रदूषण को कम करती है और भीड़ वाले क्षेत्र से बचकर चलती है। भारत में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, और चेन्नई में यह सेवा उपलब्ध है। कौन सा सेवा? मेट्रो रेल सेवा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? तो भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित यांत्रिक्ष यान क्या था? चंद्रयान 1 था। क्या था? चंद्रयान 1। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 47 नंबर क्या है? आइलिंग पिरामिड का वर्णन करें। इसका आंसर है जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना अर्थात विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। ठीक है, अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, हम लोग अंतिम की ओर पहुंच रहे हैं। हम लोग आज 1 से लेकर के 50 नंबर तक क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें जो है वीडियो बहुत लंबा बना है। खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लंबा वीडियो बना है तो भाई कितना बना है? 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। तो क्या हुई, ये तो महामैराथन क्लास का आप लोगों को जो है क्वेश्चन दिया जा रहा था, तो ये क्वेश्चन लगभग आप लोगों को एग्जाम में पूछेंगे और 80 से 90 प्लस क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे पूछेंगे। 100% तो मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन 80 से 90% जरूर गारंटी दूंगा। तो चलिए इसी के साथ 48 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के नाम लिखिए। तो दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खान के नाम निम्नलिखित है। पहला नंबर है झड़िया, दूसरा नंबर है रानीगंज, तीसरा नंबर है बड़काकाना, क्या है? बड़काकाना, और चौथा नंबर है विद्यावती। तो चलिए ये दामोदर बेसिन के जो है 4 कोयले खानों के नाम थे। कौन सा खानों के? 4 कोयले खानों के नाम थे। तो आप लोग ये 4 कोयले खानों का नाम याद रखिएगा, दामोदर बेसिन में स्थित कोयला खानों के नाम हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसके 2 कार्यों को लिखे। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। इसकी 2 कार्य निम्नलिखित हैं। तो चलिए पहला कार्य को पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संरचना, संचार, सामाजिक, अगला चलते हैं,
देखिए सामाजिक, ठीक है, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना। और दूसरा है विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाना तथा उसको लागू करना। ये दो जो है क्या थे, योजना आयोग के कार्य थे। चलिए और अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अंतिम अर्थात 50 नंबर क्वेश्चन। हम लोग तो सार्क के बारे में पूरा डिटेल्स भी पढ़े हैं, फिर भी एक क्वेश्चन जो है सार्क का मैं दे दिया हूँ इस टॉपिक में, ये 50 क्वेश्चन के अंतर्गत। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का पूरा नाम क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव नहीं कोऑपरेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, कोऑपरेशन अर्थात दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसके 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ठीक है, और मालदीव, ठीक है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसीलिए इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय ढाका में है। तो मैं सार्क का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग सार्क को जा कर के अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो, अगर अच्छा लगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग बड़ी ही शिद्दत के साथ सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।